गुजरात का एक छोटा सा गांव बालीखेड़ा, जहां भयंकर तूफानी रात चारों तरफ पानी ही पानी था। आज एक हफ्ते से लगातार बारिश हो रही थी और दिल दहला देने वाला अंधेरा छाया हुआ था। सारे गांव में एकदम सन्नाटा हुआ था। कहीं दूर कुत्ते की भौंकने की आवाज़ आ रही थी। लग रहा था यहाँ कोई बाशिंदा ही नहीं है। पर पास के एक मकान में हल्की सी रोशनी दिखाई दे रही थी। इतने में किसी की रोने की आवाज़ आई। किसी ने धीरे से कहा, फिर लड़की हुई है। चारों तरफ खामोशी छा गई। सहसा रोने की आवाज़ भी बंद हो गई। सुबह के 4 बजे थे। हल्की रोशनी दस्तक देने लगी तो उसने राहत की सांस ली। उसे आज ही शहर के लिए गाड़ी पकड़नी थी। कुछ देर बाद चाची ने आवाज़ लगाई, बिटिया चाय बन गई है, आकर पी लो। वो अंगड़ाई लेते हुए बोली, आ रही हूँ चाची। रात में ढंग से सो न सकने के कारण काफ़ी भारीपन लग रहा था। बिस्तर से उठकर वो चाचा जी के पास आ गई और बोली, चाचा जी पानी तो बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा है। मैं वापस कैसे जाऊंगी? बिटिया आई हो तो 3-4 हफ्ते रुक कर जाओ। पानी बंद होने के बाद में तुम्हें आसपास घुमा लाऊंगा। तुम्हारे प्रोजेक्ट का क्या हुआ? वो तो पूरा होने से रहा इस बारिश में, पर मेरा जयपुर पहुंचना जरूरी है। कहते हुए वो नहाने चली गई। जयपुर जाने की हड़बड़ी में वो रात में रोने की आवाज़ के बारे में पूछना ही भूल गई। चाची भी उसके लिए नाश्ता बनाने की तैयारी में जुट गई। नाश्ता करने के बाद वो चाचा जी के साथ निकल गई। तब तक बारिश कुछ कम हो गई थी, इसलिए दोपहर तक उसने अपने बचे हुए काम पूरे किए। फिर चाचा चाची से जल्दी वापस आऊंगी का वादा करके वो शहर चली गई। पर पहुंचने पर जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, ढेर सारे कागज़ यहाँ वहाँ पड़े हुए थे। उन्हें उठाकर वो आराम से उलट पलट कर देखने लगी। एक लिफाफा देखते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। अरे, ये तो बीना दीदी का पत्र है। कहते हुए उसने तुरंत पत्र खोलकर पढ़ना शुरू कर दिया। पत्र पढ़ते ही उसके चेहरे पर मुस्कान खिल गई। वो सोचने लगी, चलो आखिर बीना दीदी विदेश से वापस आ रही है। अब वो अपनी इस सहेली के साथ घूम फिर सकेगी। वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ सर्विस भी करती थी, क्योंकि जब राधिका छोटी थी तभी उसके माता पिता गुजर गए थे। उसकी परवरिश उसके चाचा चाची ने बड़े प्यार से की थी। वो जब कॉलेज गई तो उसने पार्ट टाइम नौकरी भी शुरू कर दी। फिर भी उसके दिल को सुकून नहीं था। वो अपनी तरह अनाथ बच्चों के लिए कुछ करना चाहती थी। एक दिन बीना दीदी से उसकी मुलाकात हो गई। उनके विचारों से वो इतनी प्रभावित हुई कि उनकी अच्छी सहेली बन गई। जबकि बीना दीदी की उम्र 35-36 के आसपास थी, पर वो उसे बहुत अच्छी लगती थी। उल्टे पल्ले की साड़ी, बड़ा सा जूड़ा, आंखों पर चश्मा, बड़ी बड़ी रौबदार आंखें, चेहरे पर आत्मविश्वास की झलक अलग ही दिखती थी। राधिका को वो पहली मुलाकात में ही भा गई। बीना दीदी एक एनजीओ चलाती थी, जिसमें एक पालना घर भी था और वो वहाँ की हेड थी। उस पालना घर की विशेषता ये थी कि उसमें केवल लड़कियां ही थी। राधिका भी कभी कभी वहां जाकर उनकी हर तरह से मदद करने की कोशिश करती थी। उसे वहां जाकर बहुत अच्छा लगता था। कुछ महीने से बीना दीदी विदेश गई हुई थी, तो उन्होंने सारी जिम्मेदारी राधिका को दे रखी थी। राधिका अपनी ही सोच में डूबी हुई थी कि तभी दरवाजे से आवाज़ आई, अरे राधिका बिटिया, कब आई? उसने मुड़कर देखा तो अंकल आंटी थे, जो उसके बगल के घर में रहते थे। उनके 2 बेटे हैं जो विदेश में पढ़ते हैं। आंटी अंकल उसका बहुत ख्याल रखते थे। राधिका राधिका करते आंटी अंदर ही आ गई। वो उसे देखने के लिए आतुर थी। कुछ देर आंटी से बात करने के बाद जब राधिका बाहर जाने के लिए तैयार होने के लगी तो आंटी ने शिकायत की, ये क्या बेटा, आते ही फिर चली पड़ी। आंटी, मैं पालना घर जा रही हूँ, आज बीना दीदी वापस आ गई है। कहते हुए वो दरवाजे की तरफ मुड़ी ही थी कि आंटी ने कहा, बेटा पालना घर से लौट कर आओ, फिर तुमसे कुछ बात करनी है। राधिका ने एक पल को घूर कर आंटी की तरफ देखा, लेकिन जाने की जल्दी थी, इसलिए वो बिना कुछ कहे आंटी के साथ ही बाहर आ गई।
ताला बंद करते हुए वो आंटी से बोली, आंटी शाम को मिलते हैं, फिर आपके हाथ का खाना भी खाऊंगी। आंटी ने हाँ कहते हुए सिर हिलाया और अपने कमरे में चली गई। पालना घर पहुंचते ही बाहर तक बच्चों की आवाज़ आ रही थी। चल मेरे घोड़े, टिक टिक टिक, जिसे सुनते ही राधिका के चेहरे पर मुस्कान बिखर गई। अंदर आते ही सारे बच्चे दीदी दीदी कहते हुए उससे लिपट गए। बच्चे उसे देखकर खुश हो रहे थे। कोई उसे अपनी कार तो कोई अपनी गुड़िया की नई ड्रेस दिखा रहा था। दूर कोने में एक छोटी सी लड़की चुपचाप खड़ी थी। राधिका मुस्कुराते हुए बोली, अरे मेरी मुनिया अपनी दीदी से बात नहीं करेगी क्या? राधिका उसके पास गई तो उस लड़की ने चहकते हुए कहा, दीदी आप मेरे साथ चलो, मुझे आपको कुछ दिखाना है। वो लगभग घसीटते हुए राधिका को अंदर ले गई। वह राधिका को एक पालने के पास ले गई और आंखें मटकाते हुए बोली, कैसी लगी मेरी गुड़िया आपको? उसने देखा पालने में एक प्यारी सी बच्ची थी जिसने हरे रंग की फ्रॉक पहनी थी। उसने झुककर उसके गालों को छुआ। वाह कितनी प्यारी है, ये कब आई? अरे तुम आ गई। बच्चों का शोर सुनकर बीना दीदी बाहर आई तो राधिका को देखकर खुश हो गई। बीना दीदी को देखते ही राधिका उनके गले लग गई। फिर पालने की तरफ देखते हुए बोली, कितनी प्यारी बच्ची है ना? हाँ बहुत प्यारी है, लेकिन ये अन्य बच्चों की तरह नॉर्मल नहीं है। इसे कोई परेशानी है, इसलिए आज डॉक्टर को बुलाया है। खैर छोड़ो, तुम बताओ तुम्हारा काम कैसा रहा? ठीक ही था, बारिश की वजह से काफ़ी परेशान हो गई, पर काम पूरा हो गया। तभी सारे बच्चों ने आकर दोनों को घेर लिया तो राधिका ने अपने साथ लाए खिलौने बच्चों में बांट दिए। उस समय उन बच्चों के चेहरे की खुशी देखने के लायक थी। ऐसा लग रहा था मानो सारा जहां पा लिया हो। इतने में चाय और गरम गरम समोसे आ गए। अरे वाह, इसकी तो बहुत आवश्यकता थी। वैसे भी मुझे बहुत भूख लग रही थी, राधिका चहकते हुए बोली। चाय पीते हुए दोनों ने खूब सारी बातें की। घर लौटकर जब राधिका आंटी के पास गई तो उसे आंटी काफ़ी खुश लगी। उसने भी छेड़ते हुए पूछ लिया, आंटी सुबह तो कुछ और ही मूड था और अभी कुछ और। आंटी शर्माकर उसके गाल पर प्यार से थपकी देते हुए बोली, हट बदमाश कही की, और दोनों खिलखिलाकर हंस दिए। इतने में अंदर से अंकल भी आ गए और उससे बातें करने लगे। फिर आंटी खाना लगाने में व्यस्त हो गई तो उसने अंकल से पूछा, अंकल सोनू मोनू की पढ़ाई कैसे चल रही है? पढ़ाई तो बहुत बढ़िया चल रही है, लेकिन अब वो वापस नहीं आना चाहते। वही अमेरिका में ही जॉब करना चाहते हैं। आपने मना नहीं किया? तुम्हें लगता है वो हमारी बात सुनेंगे? फिर अंकल ने कुछ सोचते हुए कहा, बेटा मैंने तुम्हारी आंटी की खातिर एक फ़ैसला लिया है। हम एक बेटी गोद लेना चाहते हैं, इसलिए तुमसे मिलना चाहते थे। तुम्हारे पालना घर में कोई छोटी सी बिटिया हो तो गोद दिला दो। आंटी बोली, बेटा तुम्हारा बहुत एहसान होगा। ये तो अपने काम में व्यस्त रहते हैं, पर मैं सारा दिन घर में पड़ी पड़ी बोर हो जाती हूँ। उसके आने से हमारे घर में खुशियाँ आ जाएगी। वो सब तो ठीक है आंटी, पर आप अपने बच्चों से बात कर लीजिए। बेटा हमने बहुत सोच समझकर फैसला लिया है, अंकल ने आंटी का साथ देते हुए कहा। ठीक है अंकल, कल सुबह आप मेरे साथ चलिए, देखते हैं मैं क्या कर सकती हूँ। अपने कमरे में लौटते समय भी राधिका यही सोच रही थी कि अंकल आंटी ठीक कर रहे हैं। सुबह 8 बजे डोरबेल की आवाज़ से बिस्तर से उठी तो देखा सामने अंकल आंटी खड़े थे। ये क्या, तुम तो तैयार भी नहीं हुई? ये कोई सोने का टाइम है? अंकल प्यार से डांटते हुए बोले, सॉरी बस 2 मिनट में आती हूँ। वो जल्दी जल्दी तैयार हुई और फिर सब साथ साथ पालना घर के लिए रवाना हो गए। वहाँ पहुँचकर अंकल आंटी बहुत खुश थे। उसने सारी बात बिना दीदी को फ़ोन पर पहले ही बता दी थी। फिर उन्होंने एक एक करके सारी लड़कियों से अंकल आंटी को मिलाया। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि किसे पसंद करें। तभी किसी के रोने की आवाज़ आई। आंटी ने पीछे मुड़कर देखा। झूले में पड़ी प्यारी बच्ची थी। दोनों उसे एकटक देखते लगे।
आंटी ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और प्यार से चूमकर बोली, बेटा हमें यही बेटी चाहिए। पर आंटी, ये तो सिर्फ 15 दिन की है और शायद बीमार भी है। आज ही डॉक्टर इसे देखने आए थे। इतने में बीना दीदी बोली, देखिए मैं आपसे साफ साफ बता दूँ, इसके पैर खराब है, विकलांग है। आंटी ने अंकल की तरफ देखा तो उन्होंने हाँ में सिर हिला दिया। फिर बोले, हमें चैलेंज पसंद है, आसान जिंदगी तो सभी जीते हैं, मैं कुछ अलग करने में विश्वास रखता हूँ। दीदी बोली, जैसी आपकी इच्छा। उसे लेकर जब अंकल आंटी घर आए तो दोनों बहुत खुश थे। उनके घर में जैसे जान आ गई थी। सारे घर में खिलौने बिखरे रहते थे और अब आंटी के पास किसी के लिए वक्त नहीं था। राधिका जब भी सुबह शाम घर से निकलती तो जिया से मिलती, उसके साथ खेलती। ऐसे ही 6 महीने बीत गए और राधिका की पढ़ाई पूरी होते ही उसे नौकरी मिल गई। उसे नौकरी दूसरे शहर में मिली थी, इसलिए उसे सब कुछ छोड़कर जाना पड़ा। हाँ, अंकल आंटी से उसका संपर्क बना रहा। वो 2-3 दिन में उन्हें फ़ोन करती तो अंकल आंटी बस जिया की ही बातें करते कि वो ऐसा करती है, वैसा करती है, उसे डांस का बड़ा शौक है आदि। ऐसे ही कब 15 साल बीत गए पता ही नहीं चला। राधिका की शादी हो गई और अब वो एक बच्चे की माँ है, पर वो कुछ नहीं बदला। तो आंटी का वैसे ही फ़ोन करना और जिया के बारे में ढेर सारी बातें करना। राधिका को लगता था कि वो भी जिया के साथ साथ ही बड़ी हो रही है। जिया इस समय 12वीं की परीक्षा दे रही थी। उस दिन वो ऑफिस से आकर बैठी ही थी कि आंटी का फ़ोन आया। राधिका बेटी, जिया को सारे जयपुर में बेस्ट डांसर का अवार्ड मिला है। अब दूसरा कंपटीशन प्रदेश स्तर पर है। सुनकर राधिका बहुत खुश हुई। जिया के बारे में बातें करना उसे बहुत अच्छा लगता था। जिया के डांस के प्रति लगाव ने उसे कई पुरस्कार दिलाए। फिर एक रोज़ पता चला कि 26 जनवरी के अवसर पर जिया को पुरस्कृत किया जाएगा। उसे कथक में सर्वश्रेष्ठ डांसर का अवार्ड मिला था, जो मंत्री जी अपने हाथ से देने वाले थे। हर चैनल पर जिया की ही न्यूज़ थी। उसने अपनी विकलांगता को अपने आत्मविश्वास से हरा दिया था। विश्वास नहीं हो रहा था कि जो लड़की ठीक से चल नहीं सकती थी, उसने अपने साथ प्रतियोगिता में भाग लेने वाली सामान्य लड़कियों को कैसे पराजित कर दिया। खुशी के आंसू छलक आए। राधिका को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो छोटी सी लड़की जब बचपन में डांस करती तो उसे देखकर सब उसका मजाक उड़ाते, पर आंटी ने हमेशा उसका साहस बनाए रखा और ये साबित कर दिया कि इंसान ठान ले तो वो कुछ भी कर सकता है। दरअसल जिया ने एक दिन टीवी पर फेमस कथक डांसर डॉक्टर पद्मावती को डांस करते देखा और तभी ठान लिया कि मैं भी डांस करूँगी। उसने उन्हें अपना रोल मॉडल मान लिया था। डांस करते हुए जब वो बार बार गिरती तो उसके टीचर और माँ आंटी हमेशा उसका हौसला बनाए रखते थे। खुशी के आंसू पोंछते हुए राधिका ने जब फ़ोन लगाया तो वहाँ से आंटी ने हेलो कहा, पर खुशी के मारे कुछ बोल न सकी। राधिका बोली, आंटी उस दिन मैं भी ज़रूर आऊँगी, आप जिया को बता देना। बेटा ये सब तुम्हारी वजह से। उनकी बात बीच में ही काटते हुए राधिका बोली, नहीं आंटी, ये सब आपके कारण संभव हुआ है। आज उस पालना घर का नाम विश्व भर में गूंज रहा है। इसका श्रेय आपको ही जाता है। फिर वो दिन भी पास आ गया जब जिया को पुरस्कृत किया जाना था। राधिका को जयपुर के लिए निकलना था कि अचानक गांव से चाचा चाची इलाज के लिए आ गए। राधिका ने उन्हें पूरा वाकया सुनाया। जिया की फ़ोटो दिखाई तो उस फोटो को देखते ही चाची चौंक गई और बोली, बेटा ये तो हमारे गांव की पद्मा की बेटी लगती है। राधिका बोली, अरे नहीं चाची, ये हो ही नहीं सकता, मैं इसे अच्छी तरह जानती हूँ, ये हमारे पालना घर की बच्ची है। फिर राधिका ने उन्हें डॉक्टर पद्मावती की फ़ोटो तथा उनका पूरा परिवार नेट पर सर्च करके दिखाया तो वो चाची के गांव की ही थी। पहले वो उसी गांव में रहती थी, मगर जब पैसा और नाम हो गया तो गांव छोड़कर शहर आ गई। उनकी 2 बेटियां थी। उनका चेहरा जिया से काफ़ी मिलता है। राधिका आश्चर्य से चाची को देखने लगी।
चाची बोली, बेटा मैं सब समझ गई। राधिका, तुमको याद होगा जब तुम गांव में अपने प्रोजेक्ट के लिए आई थी तो बरसात में एक बच्चे की रोने की आवाज़ आई थी। जानती हो बेटा, उस दिन पद्मा ने एक अपाहिज लड़की को जन्म दिया था। पहले से ही उनकी 2 बेटियां थी और वो अपनी बेटियों को अपनी तरह डांसर बनाना चाहती थी, पर अपाहिज देखकर उन्होंने अपनी नवजात बच्ची को जयपुर के अनाथालय में छोड़ दिया था। गांव वालों को जब पता चला तो उनके सवालों से बचने के लिए पद्मा ने गांव छोड़ दिया। एक अपाहिज बच्ची की परवरिश करने से अच्छा उन्होंने गांव छोड़ना ज़्यादा उचित समझा। ये सब सुनकर राधिका के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने चाची से पूछा, आपको दिन तारीख कुछ याद है? वो बोली, सब कुछ याद है, ये कोई भूलने वाला वाकया नहीं है। मुझे खुद पद्मा ने बताया था कि बच्चे को कहाँ छोड़कर आई है। मैंने उसे बहुत समझाया भी था, पर वो अपनी बात पर अड़ी रही। भाग्य की विडंबना देखो, जिसे वो अपने डांस की सबसे बड़ी दुश्मन मानती थी कि उसकी परवरिश के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। उसी लड़की ने उसका नाम रोशन किया। बाकी 2 लड़कियां, एक डॉक्टर है और दूसरी अध्यापिका। राधिका बिना पल के झपकाए चाची के चेहरे के भाव पढ़ रही थी। फिर चाची ने पूछा, राधिका बेटा, तुम मुझे उनका नंबर दे सकती हो? राधिका ने तुरंत नेट पर सर्च करके फ़ोन लगाया। फ़ोन पद्मा जी ने ही उठाया। राधिका ने जब चाची का जिक्र किया तो उनका नाम सुनते ही उन्होंने कहा, मेरी बात कराओ। राधिका ने फ़ोन चाची को थमा दिया। चाची करीब 1 घंटा फ़ोन पर बात करती रही। मैंने चाची को जो कुछ बताया वो उन्होंने सब कुछ पद्मा जी को बता दिया। फ़ोन रखने के बाद चाची बोली, बेटा ये उन्हीं की लड़की है। मैंने फ़ौरन बिना दीदी को फ़ोन लगाया और कहा, जिया का रिकॉर्ड चेक कराइए। मेरी बेसब्री को भांपते हुए दीदी ने कहा, राधिका, रिकॉर्ड चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पद्मा मेरी अच्छी सहेली है, इसलिए मैंने उसकी मदद की थी, पर मुझे क्या पता था आज ये नौबत आ जाएगी। माँ बेटी आमने सामने होगी। ये आप क्या कर रही है दीदी? तुमने शायद आज का खबर नहीं पढ़ा। जिया ने उन्हें अपना रोल मॉडल माना था, इसलिए वो उन्हीं के हाथों से ट्रॉफी लेना चाहती है। पद्मा भी इस समारोह में होगी और उसे पता भी नहीं होगा कि वो अपनी ही बेटी को सम्मान दे रही है। ऐसा कुछ नहीं है बीना दीदी, उन्हें पता चल गया है कि वो उनकी बेटी है। उसने चाची और पद्मा की सारी बातें बीना दीदी को बता दी। राधिका की बातें सुनकर बीना दीदी सन्न रह गई। ये भगवान, परसों क्या होने वाला है? राधिका, मुझे बहुत चिंता हो रही है। अब कुछ नहीं हो सकता दीदी, परसों ही पता चलेगा क्या होने वाला है। हाँ, तुम सही कह रही हो, वही होगा जो ईश्वर की मर्जी होगी। अच्छा राधिका, अब फ़ोन रखती हूँ, परसों मिलते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। आखिर वो दिन आ ही गया जिसका सबको इंतज़ार था, पर जिया इन सब से अनजान अपनी दुनिया में मस्त थी। गांधी हॉल में चारों तरफ चहल पहल थी। चारों तरफ करीने से सजी कुर्सियाँ रखी थी। चीफ गेस्ट और परिवार के लोगों के बैठने की अलग से व्यवस्था थी। स्टेज फूलों से सजा हुआ था, लेकिन कुछ लोगों की धड़कन तेज हो रही थी। न जाने अब जिंदगी क्या मोड़ लेगी। जिया के माता पिता और भाई सबसे आगे कतार में बैठ गए थे। ठीक उसके पीछे राधिका, चाची, बीना दीदी बैठी थी। प्रोग्राम शुरू होने वाला था। सारे चीफ गेस्ट आ गए। डॉक्टर पद्मा भी आ गई और चाची की तरफ देखकर हौले से मुस्कुरा दी। प्रोग्राम अपने निश्चित समय से शुरू हो गया था। एक एक विजेताओं के नाम घोषित होते गए। अंत में जिया की बारी आई। जैसे ही जिया स्टेज पर गई, तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। जिया को जब अवार्ड मिला तो डॉक्टर पद्मावती बोली, आप सबसे मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि जिया के खून में नृत्य शामिल है। इसे प्रेरणा मुझसे मिली है। ये मेरी ही बेटी है। आज मुझे गर्व हो रहा है इसे अपनी बेटी कहते हुए। मैं अपने किए के लिए माफ़ी मांगती हूँ। और रोते हुए जिया के सामने हाथ जोड़कर पद्मा जी बोली, बेटा मुझे माफ़ कर दे। क्या अपनी माँ को गले नहीं लगाएगी?
जिया शून्य सी खड़ी रही। सारे कैमरे रिपोर्टर उसकी तरफ दौड़ पड़े। जिया ने आवाज़ दी, माँ, आप मेरी इस खुशी में मुझे गले भी नहीं लगाएगी? आंटी दौड़कर अपनी बेटी जिया के गले लग गई। फिर जिया पद्मा की तरफ घूमकर बोली, मैडम, आप मेरी रोल मॉडल है। ये मेरी माँ है। जिया अपने माता पिता के साथ स्टेज से उतरकर बाहर की तरफ चल दी। डॉक्टर पद्मा उसे दूर से देखती रही और वो अपने परिवार के साथ उनकी आंखों से ओझल हो गई। कहानी को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।